Hello everybody, welcome to my channel. My name is Mehak Bafna and I'm a second year student at Shriram College of Commerce, University of Delhi. तो आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को तुम अच्छे से क्रैक कैसे कर सकते हो, 18 मार्च का एग्जाम तुम अच्छे से कैसे डील कर सकते हो। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बट बिफोर वी एक्चुअली गेट इन द टॉपिक, मुझे एक चीज़ बताओ कॉमेंट सेक्शन के अंदर कि तुम्हारा इंग्लिश का पेपर कैसा गया। तुमने जो एक्सपेक्ट करा था वो आया कि नहीं आया, तुम अपना बेस्ट दे पाए कि नहीं दे पाए, थोड़ा फीडबैक शेयर करो कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे ज़रूर बताना। एंड देखो, जैसे भी तुम्हारा पेपर्स अभी तक जा रहे हो, बीएसटी इंग्लिश कैसा भी गया हो, तुम्हें ना डीमोटिवेट होना है और ना ही ओवर कॉन्फिडेंट होना है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, ये सिर्फ ट्रेलर देखा है तुमने, आगे बहुत सारी चीज़ें होनी है। इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी गेम चेंजर पेपर्स होते हैं जो तुम्हारे रिजल्ट को इतना ज़्यादा अफेक्ट कर देंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। सबसे ज़्यादा पूरे साल में कॉमर्स स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स पे फोकस करते हैं एंड सबसे ड्रास्टिक इफेक्ट भी इन दोनों सब्जेक्ट्स की वजह से ही आता है तुम्हारे पूरे रिजल्ट पे। ये बात सबको पता है। ठीक है, तो ना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना है, ना ज़्यादा डीमोटिवेट होना है। ठीक है, क्योंकि अभी तुम्हारे पास मौका है, अपॉर्चुनिटी है एंड उसको अच्छे से तुम यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स का डिटेल में। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरा बैकग्राउंड क्या है इकोनॉमिक्स से। देखो, इकोनॉमिक्स ना मुझे हमेशा से थोड़ा, जब मैं इकोनॉमिक्स के बारे में सोचती हूँ तो मुझे एक गिल्ट आता है, मेरे दिमाग में एक रिग्रेट है, क्योंकि मेरा जो पूरा रिजल्ट था पांचों सब्जेक्ट्स में से मेरे सबसे कम मार्क्स जो है इकोनॉमिक्स के अंदर आए थे। 93 आए थे आउट ऑफ 100। दो ही अच्छे मार्क्स होते हैं, बट मैं जहाँ पे 98% को आराम से क्रॉस कर सकती थी, वहाँ पे मेरे को इकोनॉमिक्स ने थोड़ा सा पुल कर लिया पीछे। तो ये एक चीज़ है। एंड मैं बताऊं अगर कि 93 मार्क्स मेरे क्यों आए थे, मतलब क्या गलती हुई थी, तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन मैंने पूरा गलत कर दिया था, तो मेरे को 4 मार्क्स में से 0 मार्क्स मिले थे। एंड एक एमसीक्यू में मैंने ऑप्शन अलग लिख दिया एंड जो आंसर है वो अलग लिख दिया। ठीक है, जबकि वो बहुत फुद्दू सा, बहुत ही इजी सा एमसीक्यू था। मतलब ये तो मैं अपनी लाइफ में कभी ऐसे मैंने मिस्टेक करी नहीं थी जो मैंने बोर्ड के एग्जाम में कर दिया। मैंने क्यों करी वो तो अब देखो कुछ उसका एक्सप्लेनेशन है नहीं, बट हो गई थी। ठीक है, ये देखो, ये मुझे इतना डिटेल में इसलिए पता है क्योंकि मैंने अपने इकोनॉमिक्स की आंसर शीट जो है वो रिवैल्यूएशन में दी थी। एंड जब पेपर मुझे आया, जो ऑनलाइन पीडीएफ आया था, तब मैंने ये अपनी जो भी मैंने एक्टिविटीज़ करी थी, जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे खुद पे बहुत लगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया। तो अगर तुम्हें वो आंसर शीट चाहिए ना, क्योंकि देखो 93 मार्क्स जो है वो पूरे तुम उनको देख सकते हो, जो सब्जेक्टिव आंसर्स हैं वो जो मैंने लिखे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से लिखे हैं। बट एक वो जो 4 मार्क का क्वेश्चन है उसे इग्नोर कर देना, एंड जो थोड़ी बहुत इधर उधर गलतियां हुई उसे इग्नोर कर देना। पर तुम देख सकते हो कि प्रेजेंटेशन वगैरह कैसा है। तो अगर तुम्हें चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, वो मेरे व्हाट्सएप चैनल की होगी, उसको तुम ज्वाइन करोगे एंड वहां पर तुम्हें मेरे इकोनॉमिक्स का जो है पेपर का वो तुम्हें पूरा मिल जाएगा। देखो, पहले मैं शेयर करने में थोड़ा मुझे हेजिटेशन हो रही थी कि यार, मतलब मैंने बहुत ही शेम फुल गलतियां करी है, बट क्या कर सकते हैं, अब जो हो गया वो तो हो गया है। तो चलो अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की सेक्शन वाइज। ठीक है, तो अगर मैं पहले बात करूं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंसेप्ट। अगर कंसेप्ट पर होल्ड है तो दुनिया की कोई भी ताकत, इस पूरी कायनात की कोई ताकत तुम्हें सही होने से रोक नहीं सकती है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर अपना होल्ड रखो। एंड मैंने जब तुम्हारा सैम्पल पेपर एनालाइज किया तो मुझे यह रियलाइज हुआ कि हमारे टाइम से और तुम्हारे सैम्पल पेपर में ये फ़र्क है कि आजकल सीबीएसई रीसेंट डेवलपमेंट्स को बहुत ज़्यादा वेटेज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगी है। इन द सेंस कि मैंने बजट रिलेटेड क्वेश्चन देखा था एंड उसको फिर उन्होंने जो तुम्हारे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे जोड़ा है, एमपीएस वगैरह से। तो एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है। तो थोड़ा सा इस तरीके के क्वेश्चंस को भी सोचा करो। सैम्पल पेपर एक बहुत अच्छा सोर्स होता है जहाँ से तुम अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो बुक रेफर करी थी वो मेरे सर के नोट्स थे, तो मैंने उसी को रेफर करा था। एंड जो फॉर्चुनेटली मेरे जो टीचर थे वो इतने ज़्यादा अच्छे थे कि मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। पर अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि अगर कुछ तुम्हें कंसेप्ट क्लैरिटी है, तुम चीज़ें कुछ भूल रहे हो, तो देखो, क्लास नोट्स तो मेरे लिए प्राइमरी चीज़ थी कि मैं क्लास नोट्स को रेफर करती थी, फिर जो मेरे सर के नोट्स थे उनको रेफर करती थी। एंड यूट्यूब चैनल्स में मैं सुनील पांडा सर के वीडियोस देखती थी। मुझे सुनील पांडा सर के वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। इकोनॉमिक्स में तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो तुम क्या कर सकते हो, संदीप गर्ग सर की बुक भी ले सकते हो। संदीप गर्ग सर की बुक जो है सीयूटी के लिए भी बहुत अच्छी है एंड सीबीएसई बोर्ड्स के लिए भी बहुत अच्छी है। तो ये तो तुम्हारे पास होगी ही, बस उसको अच्छे से वापस एक बार स्किम कर लेना एग्जाम के पहले, क्योंकि हम सिर्फ 7 डेज की बात कर रहे हैं, तो उसमें स्किम करना पॉसिबल है एंड तुम्हारे नोट्स तुम रेफर कर सकते हो फॉर कंसेप्ट क्लैरिटी।
ठीक है। अब अगर मैं बात करूं मैक्रो इकोनॉमिक्स में 10 एमसीक्यूज होते हैं। 10 एमसीक्यूज की तैयारी तुम कैसे कर सकते हो, जो संदीप गर्ग सर की जो बुक है उसके एमसीक्यूज अच्छे हैं। फिर ऑनलाइन वेबसाइट से जिनके बहुत अच्छे एमसीक्यूज है, जैसे टेक्स्ट बुक, मैंने टेक्स्ट बुक के एमसीक्यूज मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। फिर लर्न सीबीएसई के बहुत अच्छे हैं। फिर सीबीएसई TUT करके एक वेबसाइट है, वो उसके एमसीक्यूज बहुत अच्छे हैं। सीबीएसई गाइड के एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये सारी बुक्स तुम रेफर कर सकते हो। एंड अगेन तुम क्या करो, ऐसा भी कर सकते हो कि कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को चैट जीपीटी पे डालो, चैट जीपीटी को बोलो कि इस पे एमसीक्यूज दे, तो वो भी तुम सॉल्व कर सकते हो। वो भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है प्रेपरेशन करने का। एंड मैं तो बहुत बार यूज़ करती हूँ, तो मुझे तो काफ़ी यूज़फुल लगता है चैट जीपीटी इस मामले में। तो वो चीज़ तुम ट्राई कर लेना। अगर मैं बात करूं 3 नंबर वाले क्वेश्चंस की, तो देखो एक तो न्यूमेरिकल फिक्स ही है, ठीक है, नेशनल इनकम से, एडीएस से आ सकता है। और एक होता है कि तुम कुछ ग्राफिकल टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, तो ग्राफिकल टाइप के सारे क्वेश्चंस को एक बार प्रिपेयर कर लेना। एक फिक्स फॉर्मेट होता है भाई, ज़्यादा डिफिकल्ट तो क्वेश्चंस आते ही नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस आते ही नहीं है। अगर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ आ रही है तो वो 1 नंबर का ही होता है बोर्ड्स के अंदर। तो जो है तुम जो फिक्स्ड क्वेश्चंस है कि मतलब कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व कैसे डिराइव होता है, बहुत सारी नॉर्मल सी चीज़ें हैं, वो तुम अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लेना। डायग्राम वाले क्वेश्चंस, एमसीक्यू वाले न्यूमेरिकल वाले जो क्वेश्चंस है उसके अंदर यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना कि जो यूनिट तुम्हें क्वेश्चन में दे रखी है वही यूनिट तुम अपने आंसर में भी लिख रहे हो। यूनिट लिखना मत भूलना, आधा नंबर वहीं कट जाएगा। तो एक फिक्स जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस कर लेना। जो एडीएस में प्रूविंग वाले क्वेश्चन हैं उसको अच्छे से समझ लेना। एंड अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी तो आई डोंट थिंक इसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आने वाली है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, तो इस बात का ध्यान रखो। अब अगर मैं बात करूं इंडियन इकोनॉमी की, तो उसके एमसीक्यूज भी तुम एनसीईआरटी से रेफर कर सकते हो, बट एनसीईआरटी में इतने हैं नहीं, तो मुझे लगता है अगेन तुम वेबसाइट्स रेफर करो। जो मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए वेबसाइट्स बताई है वो ही वेबसाइट जो है इंडियन इकोनॉमी के लिए भी रेफर कर सकते हो। पर देखो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि इंडियन इकोनॉमी का लेटेस्ट एनसीईआरटी का एडिशन रेफर करो। अगर वेबसाइट्स में पुराने एडिशन के हिसाब से आंसर्स दे रखे हैं तो उसको प्लीज रेफर मत करना। जो नए एडिशन में जो नया डेटा है उसी को रेफर करो। जैसा कि मैंने तुम्हारा सैंपल पेपर एनालाइज करा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्कीम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, G20 से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो अगर तुम थोड़ा सा कनेक्ट करके चीजों को लिख पाओगे तो बहुत होलिस्टिक आंसर तुम एग्जामिनर को दे पाओगे। तो अगर थोड़ी चीजें तुम्हें इधर उधर की लिख सकते हो, G20 के बारे में तुम्हें थोड़ी जनरल नॉलेज है तो उसका भी लिख दो। एंड फिर उसको पहले तो G20 क्या है थोड़ा बहुत उसके बारे में लिख दिया, उसके बाद फिर उसको क्वेश्चन से कनेक्ट करके लिखा करो। तो ये बहुत नॉर्मल सी चीजें है। फिर पॉलिसी स्कीम्स को मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है, तो उसको भी अच्छे से सारी पॉलिसीज जो है उसे कवर कर लेना। ईयर वियर बहुत अच्छे से लर्न कर लेना। एमसीक्यूज में डेटा आने के बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है एंड सीयूईटी में भी डेटा बहुत आता है इंडियन इकोनॉमिक्स से, पर ध्यान रखना कि वो लेटेस्ट एनसीईआरटी पीडीएफ ही हो, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं तुम्हारे केस स्टडी की, तो केस स्टडी में एक कॉमन क्वेश्चन यही रहता है कि हमें केस स्टडी से ही आंसर लिखना होता है। तो देखो आंसर तुम्हें हमेशा केस स्टडी से ही लिखना पड़ेगा, बट केस स्टडी में एक छोटा सा पॉइंट दे रखा होगा। अब उस पॉइंट को तुम लो, केस स्टडी में से ढूंढो एंड उस पॉइंट को फिर अपने हिसाब से इलेबोरेट करो जो तुम्हें आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम एज इट इज केस स्टडी से छापोगे और तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन है तो ऐसा तो मिलने ही नहीं वाला है, ठीक है। बट केस स्टडी से लिंक जरूर करना मत भूलना, एक बार केस स्टडी को गो थ्रू जरूर करना। ऐसा नहीं है कि तुम केस स्टडी को साइड में रख के सिर्फ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, ये चीज भी नहीं करनी है। केस स्टडी को कनेक्ट करो, अपने खुद के आंसर को कनेक्ट करके एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर प्रेजेंट करो, ठीक है। तो ये तो मेरी एडवाइस होगी केस स्टडी के लिए, क्योंकि मुझे पर्सनली केस स्टडी में बहुत ऐसा रहता था कि खुद से लिखना है, केस स्टडी से लिखना है। बट केस स्टडी वाले क्वेश्चन जनरली इजी होते हैं क्योंकि तुम्हें वो हिंट जो है वो केस स्टडी में प्रोवाइडेड होती है, तो तुम्हें अपना खुद का ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तुम थोड़ा सा वहां से हिंट लेकर के अपना आंसर फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक इंडियन इकोनॉमी में इतना काफी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी मैंने तुम्हें बता ही दिया है। बुक्स मैंने बता दी, वेबसाइट्स मैंने बता दी, और यूट्यूब चैनल मैंने सुनील पांडा सर का बता ही दिया है। रजत सर का भी तुम देख सकते हो, बट मैं पर्सनली सुनील पांडा सर का ज़्यादा देखती थी।
क्योंकि पर रजत सर भी इक्वली अच्छे हैं, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। इन दोनों को तुम मतलब अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। जो भी तुम्हें जिस भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, हाथों हाथ यूट्यूब पे सर्च करो एंड उसको देन एंड देयर जो है वो क्लैरिफाई कर लो। अब देखो, डेफर करने का टाइम नहीं है, 7 दिन है तुम्हारे पास, बहुत कम टाइम होता है। एंड एक चीज और, सैम्पल क्वेश्चन पेपर अच्छे से देख लेना। हमारे टाइम 50% ऑफ द पेपर जो है वो सैम्पल क्वेश्चन पेपर से ही आया था, तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर अच्छे से देख लेना, मार्किंग स्कीम अच्छे से देख लेना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अगर मैं बात करूँ पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स 3-4 साल के तो आराम से देख लो। एंड उसके बाद अगर तुम किसी पब्लिकेशन की रेफर कर रहे हो तो वो देख सकते हो। पर देखो, मैंने मेरे केस में सिर्फ जो सैम्पल पेपर था उसको रेफर किया था। एंड जो पिछले साल के पेपर्स हैं, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.nic.in पे इजीली अवेलेबल है, मैंने उनको रेफर करा था, ठीक है। तो तुम्हें 2010 तक के आई थिंक जो क्वेश्चन पेपर्स हैं आराम से मिल जाएंगे अलॉन्ग विद इन मार्किंग स्कीम्स। तो तुम सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके उसको आराम से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। एक ये चीज़ है। तो मैंने तुम्हें बता दिया यूट्यूब चैनल, सोर्सेज, सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई रिलीज करता है वो, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स की वेबसाइट बता दी है cbse.nic.in। और एक चीज़ मैं और तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि जो mycbseguide.com एक वेबसाइट है, उस पर जाओ, वहाँ पे टॉपर्स की आंसर शीट में तुम्हें मिल जाएगी। तुम क्या करोगे, फिर फॉर एग्जांपल 18-19 का कोई टॉपर है, उसकी आंसर शीट है, तुम इंटरनेट पे जाओ, गूगल पे जाओ, या फिर आई थिंक सीबीएसई गाइड पर भी तुम्हें वो मिल सकता है क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर खोलो, टॉपर की आंसर शीट खोलो, दोनों को साइमल्टेनियसली 2 अलग टैब्स में खोलो एंड क्वेश्चन पढ़ो एंड जो टॉपर ने आंसर लिखा है उसको पढ़ो, ठीक है। काफी हद तक रिविजन तुम्हारा उन आंसर शीट्स को पढ़ने से ही हो जाएगा, क्योंकि देखो क्वेश्चंस घूम फिरा के वही आएंगे, ठीक है। आंसर का जो कंटेंट है वो सेम ही रहने वाला है, बस थोड़ा सा तरीका अलग हो जाएगा क्वेश्चंस का, बाकी मेजरली जो चीजें हैं वो सेम ही रहने वाली है। तुम्हें समझ में आएगा कि आंसर लिखते कैसे हैं। आंसर लिखना भी एक अपने आप में एक आर्ट है, एक कला है, ठीक है। तो उसको समझो, उसको एक्नॉलेज करो एंड आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से करो। डायग्राम जहां बनाना है पेंसिल से डायग्राम बनाओ, थोड़ी पेपर प्रेजेंटेशन की जो टिप्स है वो इम्प्रूव करो, ठीक है। खुद पर काम करो, आराम से चीजें हो जाएंगी। तुम्हें एग्जामिनर को बताना है कि मुझे आता है, ठीक है। भले तुम्हें कम आता हो, पर सामने वाले को लगना चाहिए कि तुम्हें बहुत कुछ आता है। ये भी एक होती है ना, एक कला होती है जो हर किसी में नहीं होती। किसी किसी को बहुत नॉलेज होती है बट वो अपने आप को उतना अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाता, और किसी में बहुत थोड़ी सी नॉलेज होती है पर वो इतने अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करता है कि सामने वाले को लगता है कि हाँ इसे आता है। एक एग्जामिनर के लिए तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन, तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी का रिप्रेजेंटेशन वो एक आंसर शीट है। तो उसको तुम कैसे अच्छा बनाओगे, ये सारी चीजें करके। टॉपर की आंसर शीट जो है वो प्लीज रेफर करना, एटलीस्ट 4-5 आंसर शीट्स रेफर करना बिफोर यू एक्चुअली अपीयर फॉर द एग्जाम, ठीक है। एंड 2-3 पेपर्स तुम खुद सॉल्व करना एंड अपने टीचर से चेक करवाओ, ठीक है। टीचर से चेक करवाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि नहीं यार इसमें तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 4 में से 4 मिल जाएंगे, बट टीचर तुम्हें 3 ही दे रहा है। अब तुम्हें वो जो गैप है, जो टीचर सोच रहा है और जो तुम सोच रहे हो, उसका जो गैप कैसे ब्रिज होगा जब कम्युनिकेट करोगे टीचर के साथ कि भाई मेरी गलतियां कहाँ है, आप मुझे बताओ। तो टीचर का थोड़ा सा हेल्प लो, क्योंकि टीचर्स इतने एक्सपीरियंस होते हैं, वो खुद चेकिंग में जाते हैं, तो उन्हें बहुत चीज़ें पता होती है जो तुम्हें नहीं पता होती। प्लीज़ टीचर से हेल्प लो। एंड मुझे लगता है टीचर्स आराम से हेल्प करते हैं। मैं मतलब मुझे भी बहुत हेल्प मिली थी, इस वजह से मैं कर पाई, ठीक है। तो ये चीज़ करना कि टॉपर्स के आंसर शीट देखो एंड 2-3 जो है फुल लेंथ पेपर्स तुम खुद अटेम्प्ट करो एंड टाइम्ड प्रैक्टिस करना। मेक श्योर कि तुम टाइम्ड प्रैक्टिस करो, जितना टाइम तुम्हें वहां मिलेगा उतने ही टाइम में तुम्हें यहाँ पे आंसर शीट लिखनी है। एंड वैसे लिखो जैसे तुम अपने फाइनल एग्जाम में लिखोगे, मतलब सेम पेन यूज करो, डायग्राम्स के लिए पेंसिल यूज करो, लाइंस ड्रॉ करते हो तो लाइंस ड्रॉ करो, मार्जिन उस हिसाब से बनाओ, ठीक है। एवरीथिंग जो तुम एग्जाम में करने वाले हो उसको सेम रेप्लिकेट करने की कोशिश करो। पूरा साइलेंस में बैठो, उन घंटों में बिल्कुल उठने की जरूरत नहीं है। मतलब होता है ना, एक पूरा एग्जाम की कंडीशन बनाओ अपने घर में ही। देखो अगर ये तुम थोड़ी बहुत चीजें कर लोगे ना तो बहुत अच्छा स्कोर आएगा, बिलीव मी। इन 7 दिन में अपनी जो है ना पूरा अपना बेस्ट दे दो, ठीक है। ये तुम्हें ना सिर्फ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में हेल्प होगा, अगर तुम सीयूटी देना चाहते हो तो उसमें भी हेल्प होगा। मतलब ये छोटी छोटी चीज करने से तुम अपने
अपने जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर डिसिप्लिन इंकॉर्पोरेट करोगे, तुम्हें अपनी खुद की प्रेपरेशन पे कॉन्फिडेंस आएगा। भले ही तुमने पूरे साल उतने अच्छे से तैयारी नहीं करी हो, बट इन 7 दिनों में अगर तुमने अच्छे से तैयारी कर ली, जो तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो कॉन्फिडेंस तुम्हें एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए पुश करेगा, ठीक है। क्योंकि खुद की प्रेपरेशन पे अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता, तुम एग्जाम टाइम में ऐसा सोचो यार इतना तो मैंने पढ़ा भी नहीं था, पता नहीं कैसा जाएगा पेपर, तो वो चीज तुम्हारा अगर पेपर अच्छा भी जा सकता था ना तो भी कम अच्छा जाएगा। क्योंकि तुम्हें खुद की प्रेपरेशन पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए। तो ये 7 दिन जो है वो अच्छे से दे दो, ठीक है। एंड एक बार मैं समराइज कर लेती हूँ कि मैंने क्या क्या बोला है। देखो, यूट्यूब चैनल सुनील पांडा सर, वेबसाइट CBSE TUT, लर्न CBSE, टेक्स्ट बुक mycbseguide.com, ChatGPT, ठीक है, ये वेबसाइट्स हो गई। फिर पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, CBSE का सैम्पल पेपर, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिए cbse.nic.in रेफर कर सकते हो, ठीक है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर के लिए भी cbse.nic.in अलॉन्ग विद द मार्किंग स्कीम, ठीक है। मार्किंग स्कीम को भी देखना है, ऐसा नहीं है कि भाई इसका आंसर ये इसका आंसर ये, पर तुम मार्किंग स्कीम से तो मैच नहीं कर रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ा एरर हो जाएगी तुम्हारी एंड पर। उसके बाद CBSE टॉपर्स आंसर शीट, जो कि तुम्हें mycbseguide.com पे मिल जाएगी। क्वेश्चन पेपर अलॉन्ग विद आंसर पढ़ना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, क्वेश्चन तुम्हें पता ही नहीं है, ये गलती मत करना। थोड़ा सिस्टमैटिक होके काम करो, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। एंड फाइनली 2-3 फुल लेंथ टाइम्ड प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, एग्जाम इन्वायरमेंट बना के घर के अंदर, ठीक है। एंड उसको टीचर से चेक करवाना है, बस। अगर तुमने इतने काम कर लिए जो मैंने अभी लिस्ट डाउन करे हैं, तो बिलीव मी, तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ठीक है। तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम के दिन, ठीक है। तो आई थिंक मैंने अपनी सारी जो स्ट्रैटेजीज हैं, सारी चीज़ें तुम्हारे साथ शेयर कर दी है। अभी भी वक्त है, अच्छे से पढ़ लो और अच्छे से हो जाएगा। फिर भी अगर तुम्हें कुछ भी डाउट हो, क्वेरीज हो, तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं जवाब दूंगी। एंड मेरा जो आंसर शीट है वो तो मैं बता ही चुकी हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसको देख लेना। बट प्लीज़ मैंने जो गलतियाँ करी है वो भी देखना, मतलब उन्होंने इनकरेक्ट कर रखा है, क्रॉस मारा हुआ है, तो तुम्हें पता चल जाएगा क्या चीज़ गलत है। बट हाँ, मेरा पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। जैसा अगर तुमने मेरा BST का आंसर शीट देखी होगी तो वो बहुत अच्छी थी, IP की आंसर शीट अच्छी है, बट इकोनॉमिक्स से मैंने थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी मेरे साथ। एंड एक चीज़ मैं बता दूं, वो जो क्वेश्चन था जो 4 मार्क्स का मेरा पूरा गलत हुआ था, वो क्वेश्चन आई थिंक ऐसा कुछ था कि वो एक्सेस सप्लाई का था और इंक्रीज इन सप्लाई का था। एंड मैंने आपस में दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर दिया और जो दूसरा कॉन्सेप्ट जो एक्चुअल में करेक्ट था वो नहीं लिखा एंड उसकी जगह गलत वाला लिख दिया, एंड उस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। अगेन ये कंसेप्चुअल एरर थी मेरे एंड पर, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को मिस इंटरप्रेट कर लिया था। तो प्लीज़ ध्यान रखना कि क्वेश्चन को 2 बार अच्छे से रीड करो। क्वेश्चन गलत समझ लिया तो आगे का पूरा गलत हो जाएगा, प्लीज़। एंड अगर तुम्हें लास्ट मोमेंट पर डिस्कवर होता है पेपर के 10 मिनट पहले, तो तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा कि तुम क्या करोगे, ठीक है ना, क्योंकि उतना टाइम तुम्हारे पास होगा नहीं रेक्टिफाई करने का। तो प्लीज़ कोशिश करना कि शुरुआत से ही पेपर को बहुत केयरफुली रीड करो, ठीक है। ऐसा आराम आराम से क्वेश्चन जो है रीड करो, क्योंकि बिलीव मी, अगर तुम क्वेश्चन रीड करने में 10 मिनट ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आगे का पेपर ऐसा नहीं है कि तुम्हारा टाइम क्रंच हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स का पेपर में तुम्हें टू द पॉइंट आंसर्स लिखने होते हैं, ऐसा नहीं है कि राम कहानी लिखनी होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन रीडिंग करने में जो टाइम इन्वेस्ट करते हो वो हमेशा सही इन्वेस्टमेंट है टाइम का, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होते हो क्वेश्चन पेपर को रीड करने में। तो इस बात का ध्यान रखना। एंड आई थिंक अब मुझे वीडियो को एंड कर देना। वीडियो अच्छा लगा, बाय।